पेपर भी नहीं होगा तुम्हारे पास, टेस्ट पेपर मांग लिया करो बेटा सेंटर नेट से। आओ, हम लोग बात कर रहे थे किसके बारे में, गॉस लॉ के बारे में। सर गॉस लॉ हम लोगों ने समझा था और आज में उसके एप्लीकेशन के बारे में बात करना है, वन बाय वन समझते हैं। गॉस ने कहा क्या, जब नेट फ्लक्स और नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज्ड गॉसियन सरफेस, तो क्लोज्ड गॉसियन सरफेस से फ्लक्स निकालने का तरीका क्या है भाई, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ E डॉट dA, in some books you will find ds, is equals to 1 by epsilon naught times q inside, the total charge inside that particular closed Gaussian surface. This is the statement of Gauss law. ठीक है, in this statement closed surface is important. Closed surface क्यों important है भैया, कि आप ये जो कहानी है किसके लिए, पहली चीज closed surface के लिए है, बात नंबर 1। और कैसा closed Gaussian surface, तो मैंने आपको बताया था क्या, Gaussian surface कैसा होना चाहिए, सिमेट्रिक टू द चार्ज इनसाइड। जनरल वे में जब भी हम इसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे तो ये चीज आपको पता होना चाहिए कि अगर इनसाइड है तो हम लोग सिमेट्रिकल वे में इसे लेंगे। तो टोटल फ्लक्स इनसाइड अ क्लोज्ड गॉसियन सरफेस इज टोटल चार्ज इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारा हो गया क्या, गॉस का स्टेटमेंट। कभी कभी इसकी प्रूविंग पूछी जाती है तो वैसे हम इसको प्रूव करेंगे। तो बहुत सिंपल सी बात है, स्टेप 1 आपको लेना पड़ेगा। व्हाट इज स्टेप 1, लिखते जाओ, अब आराम आराम से चल रहा हूं मैं। यहां पर आपके पास अगर एक चार्ज है क्या, प्लस क्यू है ना, और इससे किसी दूरी r पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बता सकते हो, चार्ज पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज k q बाई r स्क्वायर। ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा ये जो चार्ज है इसको अगर मैं सेंटर मानकर एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दूं, ठीक है, और इस गॉसियन सरफेस का ये छोटा सा पार्ट मैं लूं कितना, dA, तो इसका एरिया वेक्टर किधर की तरफ होगा, बाहर की तरफ। सर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट है, किसकी वजह से, उस पॉइंट चार्ज की वजह से, उसका भी डायरेक्शन किधर है, आउटसाइड है। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें फ्लक्स किसके बराबर दिखाना है बेटा, q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फ्लक्स निकालेंगे, क्या, फ्लक्स पासिंग थ्रू the small surface area dA is phi e, that is closed integral of E dot d। सर इस पॉइंट पर अगर देखा जाए तो R is fixed, K is fixed, Q is fixed, this electric field is constant है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर मैं यहाँ पर देखूं तो दोनों का डायरेक्शन क्या है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो E इंटू dA और cos 0 डिग्री, cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और यहाँ पर हमें देखिएगा फ्लक्स, टोटल फ्लक्स फाई E, दैट इज क्लोज इंटीग्रल ऑफ E इंटू dA। सर E को अगर मैं बाहर निकाल दूं तो क्या हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रल ऑफ dA, है ना। हम सभी लोग को पता है क्लोज इंटीग्रल ऑफ dA क्या होता है, जिस भी सरफेस, क्लोज सरफेस की बात करें उसका एरिया देता है, कौन, ये क्लोज इंटीग्रल। मतलब हम कह सकते हैं क्या, टोटल फ्लक्स फाई E जो होगा वो किसके बराबर होगा, E इंटू 4 पाई r स्क्वायर। सर E की वैल्यू कितनी है, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर, और ये कितना हो गया बेटा, 4 पाई r स्क्वायर। सर 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो गया, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दैट इज टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस क्लोज्ड सरफेस एरिया। हाँ स्फीयर ही है, किसकी वजह से, इसके अंदर जो चार्ज है प्लस Q, उसकी वजह से। बात समझ में आया। तो कभी कभी पूछा जाता है, चांसेस कितने हैं बेटा, 2% आउट ऑफ 100। तो वेरी रेयर चांसेस ये पूछा जाए, बट इट इज वेरी इजी। करना क्या पड़ा, आपको फ्लक्स निकालना है मैनुअल तरीके से। द मैनुअल तरीका इज, आपको पता है फ्लक्स इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ E डॉट dA। आपने फ्लक्स निकाला, उसकी वैल्यू उठा के आगे ठीक है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इज कॉल्ड गॉस लॉ। प्लीज नोट करिए। नोट करो।
स्टेटमेंट हमने लिख दिया, आपसे कहा कि आल्सो प्रूव द गॉस स्टेटमेंट। प्रूफ क्या करना है, गॉस स्टेटमेंट जो कह रहा है वही प्रूफ करना है। कह रहा है नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज्ड गॉसियन सरफेस इज टोटल चार्ज इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट दैट यू हैव टू प्रूव। हमने क्या किया, लिखना पड़ेगा आगे क्या, assume there is a sphere of radius r, a charge plus q or minus q, whatever you want you can take, मैं plus q लिया हूँ, plus q is placed on its center, okay, we have to find out the net flux passing through this spherical surface due to the charge inside, that is plus q, उसकी वजह से मुझे फ्लक्स निकालना है। और अगर उस फ्लक्स की वैल्यू किसके बराबर आती है, उसके अंदर टोटल चार्ज यानी कि q अपॉन एप्सिलॉन नॉट पे, तो हमारा गॉस लॉ प्रूव हो जाता है, यही तो मतलब हुआ। तो हमने क्या करना शुरू किया, फ्लक्स निकालना शुरू किया। सर वी नो दैट द फार्मूला ऑफ फ्लक्स इज phi E is equals to closed integral of E dot dA, किसके लिए, किसी भी क्लोज सरफेस के लिए। ये बात हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस कर ली है। सर चूंकि D into A है, मैंने यहाँ पर एक छोटा सा एरिया माना कितना, DA के बराबर, तो चूंकि इसका सरफेस एरिया किधर होगा, वेक्टर रेडियली अवे, सरफेस एरिया वेक्टर क्या होगा, रेडियस के डायरेक्शन में होगा, तो सरफेस के परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर आपका A हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज एट दिस पॉइंट विल बी हाउ मच, तो उसकी वैल्यू होगी kq अपॉन r स्क्वायर, और किस डायरेक्शन में होगा, तो चूंकि पॉजिटिव चार्ज लिया तो उससे अवे होगा। तो देखने को क्या मिलता है कि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के बीच का एंगल जो है वो कितना है, 0 डिग्री एंगल है। तो E डॉट A जब करेंगे तो EA cos थीटा आता है, जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो cos 0 की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। cos 0 1 हुआ तो phi E is equals to closed integral of E dot dA, देखो ऊपर वेक्टर नहीं दिख रहा है, इसका मतलब क्या, दोनों सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। अब E की वैल्यू इस पॉइंट पर तो फिक्स है, कितना है, kq by r स्क्वायर, उसको मैंने बाहर ले लिया, अंदर क्या बच गया, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ dA। और हम लोगों ने बात किया है इसके पहले क्या, इफ देयर इज क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ dA और यहाँ पर लिखा है सिलेंडर, सो दैट विल गिव यू द सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। वैसे यहाँ पर क्या है भाई, स्फीयर है, तो दिस विल गिव यू द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, वैल्यू रखनी है हमारे पास। ठीक, चलो आते हैं हम लोग एप्लीकेशन। हाँ जल्दी नोट करो। एप्लीकेशन में देखो क्या क्या चीजें याद करने की बातें हैं। एप्लीकेशन पहला, टू प्रूव कूलम्स लॉ, दैट इज k q1 q2 upon r square is the force। Second, to find electric field due to a uniformly charged thin wire। तीसरा, to find the electric field due to a uniformly charged thin sheet। या इसी का सब पार्ट करते हैं, सब पार्ट ए, just how
These are the applications that we have to complete, and they all are very easy. You have to do only one thing in all the examples, in all the applications. एक ही काम को रिपीट करना है. वो काम क्या है मैं उस पर आऊंगा. उससे पहले कुछ चीजें आपको नोटिस कराना चाहूंगा जिसे आपको नोटिस करना चाहिए. देखिए क्या क्या चीजें हैं, ध्यान दो इधर. आपको क्या करना है? टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड. यू हैव मेजर 3 एप्लीकेशंस. कौन कौन से मेजर एप्लीकेशन है बेटा? किसकी वजह से? तो जिसकी वजह से है वो निकालना है. क्या? यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर. दिस इज व्हाट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर. हियर यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन शीट. हियर जस्ट आउटसाइड ऑफ द चार्ज सरफेस. तो ये भी इसी का पार्ट ही है लेकिन दूसरे तरीके का है. और ये है थिक शीट. इनकी वजह से भी क्या निकालना है आपको? इलेक्ट्रिक फील्ड ही निकालना है. यू हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड. जस्ट नोटिस दीज पॉइंट्स. यू हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द फर्स्ट केस, इन द सेकंड केस. सर इसमें कूलम्ब्स लॉ में इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के बाद आप Q1 Q2 करोगे. क्या करोगे? पहले फाइंड करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके बाद आप फोर्स निकालोगे. कैसे? Q into E से. मतलब यू हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस केस एज वेल. उसके बाद यहाँ पर देखो यू हैव टू अगेन फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ स्फेरिकल शेल. प्लीज रिमेंबर दिस इज द स्फेरिकल शेल और कंडक्टिंग स्फीयर इन 3 डिफरेंट केसेस. मतलब हमें क्या पता चल गया कि गॉस लॉ का एप्लीकेशन क्या है टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड. इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं बोलूं कि व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड. सिंपल. बोलो किसकी वजह से? तो सर यहाँ पर कोई पॉइंट चार्ज दिख रहा है क्या? ओनली वन केस इज अ पॉइंट चार्ज एंड इट हैज अ वेरी लेस चांसेस लाइक 1% ऑफ चांस कि आपसे इसका प्रूफ कभी पूछा जाए. बट यार सिलेबस में है और अगर हमारे पास 0.001 होगा तब भी मैं करवाऊंगा. तो इसके पास चांसेस कम है पूछे जाने के. लेकिन जो आपका मेजर एप्लीकेशन है 3 एप्लीकेशंस, इन सब में जो चार्ज बॉडी है वो क्या है? देखो यूनिफॉर्मली चार्ज इन वायर. मतलब एक वायर पर यूनिफॉर्मली क्या है? चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है. तो ये पॉइंट चार्ज नहीं है, ये डाइपोल नहीं है. कैसे चार्ज है? चार्ज है डिस्ट्रीब्यूशन की बात बता रहा हूँ मैं. यहाँ पर देखो क्या है? यूनिफॉर्मली चार्ज थिन शीट. ये भी क्या है? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है. और ये भी क्या है? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है. आपको मैंने बताया था आपके पास क्या है? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. आपके पास है क्या? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. और आपके पास क्या है? वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. बट वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट इन योर कोर्स, so simply we will discuss these two, that is spherical charge surface and thin charge surface. अगर surface charge की बात करी जाए और लाइन की बात करी जाए तो linear charge density of wire, उसके बारे में लोगों ने बात कर लिया. बोले यार बात समझ में आ रही है? करना क्या है हर जगह पर? ये बात कर लेते हैं. हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, ये बात तो हमें समझ में आ गई. इलेक्ट्रिक लिखना है क्या? लिख लो. इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, वो मुझे बात समझ में आ गई. कैसे करना है उस पर मैं जल्दी से नोट कर लीजिए. सारे केसेस लिख लीजिए. 1 बाय 1 हम लोग करेंगे. 1 बाय 1 करेंगे. या 1 बाय 1 करवाते चले उसको लिखते चलना. ठीक है. देखो करना क्या है हर एक जगह पर. सबसे पहले स्टेप में क्या करना है? स्टेप 1 वेरी सिंपल स्टेप. क्या? आपको सबसे पहले गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है. क्या करना है आपको? गॉसियन सरफेस. सर गॉसियन सरफेस कैसा होना चाहिए? एक ऐसा गॉसियन सरफेस होना चाहिए जो कि क्या हो? चार्ज के सिमेट्रिकल हो, जो चार्ज को इनक्लोज करता हो, जिसकी वजह से मुझे क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड. तो आपको क्या ड्रॉ करना पड़ेगा? सबसे पहले ड्रॉ दी गॉसियन सरफेस. सबसे पहला काम. ठीक है. इसके सारे एप्लीकेशन में. स्टेप 2 में आपको क्या करना है? स्टेप 2 में करना है क्या? फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दैट गॉसियन सरफेस. थ्रू गॉसियन सरफेस. और वो भी कैसे? मैन्युअली. मतलब कोई ऑटोमेटिक ऐसा चीज नहीं आने वाला. किस फॉर्मूले से? क्लोज इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds. इसी फॉर्मूले से आपको निकालना होगा. एंड दैट फॉर्मूला विल बिकम यानी कि phi E that is equals to close integral of E dot dA. That will become your equation number 1. और क्या करना है? हमें करना है we know that क्या जानते हैं भाई? The net flux passing through this surface यानी कि phi E जो है according to Gauss law that is Q inside upon epsilon naught. This is equation number 2. Step 3 में क्या कर लेना है भाई? Step 3 में क्या कर लेना है? सिंपल सी कहानी. From equation first and second
फ्लक्स दोनों में निकल ही आया, दोनों को बराबर कर दो, तो दोनों को बराबर करोगे तो क्या आ जाएगा, ई डॉट डी से जो निकल के आया है वो किसके बराबर आ जाएगा, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सर ई क्या होगा, ई तो कांस्टेंट वैल्यू होगी ना, तो ई बाहर आ जाएगा इनटू क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी दैट इज क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब डिपेंडिंग अपॉन द एरिया यू विल गेट द इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? तीन काम करना है, पहला गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लेना है, दूसरा आपको फ्लक्स निकालना है जो आपका फॉर्मूला है ई डॉट डी से। फिर आप जानते हो, बहुत जानकार हो आप, क्या फाई इज इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। अपनी बुद्धि दिखानी है कि मुझे पता है गॉस लॉ के बारे में, ये स्टेटमेंट लिख दिया आपने, दोनों को मिला दिया आपका आंसर। यही काम हर जगह करना है। चलो करते हैं वन बाय वन, प्लीज नोट कर लो स्टेप्स। फॉलो दीज स्टेप्स टू अप्लाई गॉस लॉ इन एनी केस। इन केस ऑफ योर देयर इज अ न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दिस, तब भी आप इन चीजों को इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो पहला एप्लीकेशन नंबर 1। क्वेश्चन कैसे आएगा, सिंपल। हाँ, पहला एप्लीकेशन नंबर 1 में टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू a uniformly charged wire, due to a uniformly charged wire of linear charge density lambda, linear charge density lambda, that is bracket में लेना q upon total length। हालांकि इसका यूज नहीं होगा क्योंकि अगर फाइनाइट वाला होता तो यूज होता। याद करो जब हम लोगों ने एक दिन अपना टाइम बर्बाद किया था एक लेक्चर पूरा, इसी के लिए तो किया था, EACY निकालने के लिए। तो लैम्डा जिसका मतलब क्या है, Q अपॉन L, ठीक है। या D आपने नहीं दिया, हाँ रट लिए थे, सर इसीलिए तो बोला था, इसीलिए बोला था कि ताकि तुम रट लो। हाँ, लैम्डा दैट इज ब्रैकेट में Q बाई L, लीनियर चार्ज का मतलब ये हो गया, ठीक है। एट अ डिस्टेंस स्मॉल r, एट अ डिस्टेंस स्मॉल r, एट अ डिस्टेंस स्मॉल r। अब चलो देखते हैं इसका। आपको मैंने स्टेप्स बताए, प्लीज फॉलो दीज स्टेप्स। स्टेप नंबर 1, what is the first step? You have to draw the Gaussian surface,
बट तुम्हारे पास है क्या 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 दिया हुआ है, तो आपके पास देखो जरा ध्यान से, आपके पास एक वायर दिया हुआ है जो कि सीधा नहीं बना है यहाँ पे, आपके पास एक वायर दिया हुआ है जिसकी लेंथ कितनी है बेटा, इनफाइनाइट लेंथ का ये, ठीक है, इट हैज एन इनफाइनाइट लेंथ। इनफाइनाइट लेंथ का मतलब जब भी इसे ड्रॉ करोगे तो इसका ऊपर और नीचे डॉटेड लाइन ड्रॉ कर देना, मतलब क्या, इसकी जो लेंथ है वो एग्जैक्टली डिफाइंड नहीं है, ओके। और इससे कितनी डिस्टेंस पर बेटा, इससे कुछ दूरी r पर, r डिस्टेंस पर, इस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, ठीक है। तो इस पॉइंट पर जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मुझे निकालना है, हमेशा ध्यान रखना गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते टाइम हमें वो पॉइंट उस गॉसियन सरफेस पर चाहिए, दिस इज मस्ट, है ना। तो आपके लिए जरूरी क्या है भाई, r दूरी पर आपको ये यूनिफॉर्मली चार्ज है, यानी कि पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों में से कोई भी चार्ज हो सकता है। मैंने इसको पॉजिटिवली चार्ज, जनरली हर डेरिवेशन में पॉजिटिव ही लेते हैं, क्यों, हमारे लिए कन्वेंशन लेना हमारे लिए आसान होता है, ठीक है। तो इसको अगर मुझे इसके अंदर इंक्लोज करना है तो क्या करना पड़ेगा, एक सिलेंडर ड्रॉ करना पड़ेगा, कैसा, देखो कुछ ऐसा, ये क्या हो गया, एक सिलेंडर हो गया। इस सिलेंडर के अंदर कितना चार्ज आ रहा है बेटा, यहां से लेकर यहां तक का ही चार्ज आ रहा है ना, अगर इसकी हाइट में h मान लूं सिलेंडर की, ठीक है, तो बताओ कितना चार्ज इसके अंदर आएगा। तो जो चार्ज इस सिलेंडर के अंदर होगा, अगर इसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा है तो टोटल चार्ज इनसाइड कैसे निकालोगे, तो टोटल चार्ज इनसाइड अपॉन टोटल हाइट इज इक्वल्स टू लैम्डा, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, बताओ। यहां से लेकर यहां तक जो टोटल चार्ज है वो कितना है, मुझे नहीं पता है, मैंने उसका नाम क्या ले लिया, Q इनसाइड। सर इतनी लेंथ कितनी है, h है, तो चार्ज अपॉन लेंथ इज इक्वल्स टू लैम्डा, तो चार्ज इनसाइड कितना हो जाएगा, Q इनसाइड दैट इज लैम्डा इनटू h। दिस इज वन इंपॉर्टेंट रिलेशन दैट यू विल यूटिलाइज इनटू दिस। आपने स्टेप 1 में क्या किया, आपने स्टेप 1 में एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया, एक ऐसा गॉसियन सरफेस जो इसके अंदर सारे चार्ज को इंक्लोज कर रहा हो और इससे उसकी दूरी क्या हो बेटा, अगर r इधर है तो इधर भी दूरी क्या होगा, r होगा, मतलब डिस्टेंस आपका सेम होगा, दैट इज अ काइंड ऑफ सिमेट्रिकल डायग्राम। समझ में आ गया स्टेप 1 में। स्टेप 1 में ही आपको क्या करना होता है, आपने गॉसियन सरफेस को ड्रॉ कर लिया, अब आपको यहाँ पर एज्यूम भी करना होगा क्या, एट पॉइंट P, इसका नाम मैंने P रखा, लेट अस वी हैव अ वेरी स्मॉल एरिया dA1, क्या ले लिया इसको मैंने, dA1। यहां से dA1 का डायरेक्शन किधर होगा बेटा, दैट इज रेडियली आउटवर्ड। सर इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर क्या होगा, अगर एक पॉइंट चार्ज माना जाए तो इससे दूरी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज की वजह से बाहर की तरफ होगा, ठीक है। सर इसके अलावा कौन कौन से सरफेस है, इसके अलावा सर ये नीचे वाला सरफेस है और ये ऊपर वाला सरफेस है, क्यों, क्योंकि ये क्लोज्ड गॉसियन सरफेस की बात हो रही है, इसका मतलब सारे सरफेस क्या होना चाहिए, क्लोज होने चाहिए। इसका मतलब आपको यहाँ पर भी एक छोटा सा एरिया मानना पड़ेगा जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, लेट सपोज dA2, और इस पॉइंट पर अगर इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखा जाए तो किधर हो जाएगा, दैट इज आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड। इस पॉइंट पर अगर हम लोग छोटा सा एरिया मानते हैं क्या, दैट इज dA3, तो dA3 विल हैव दिस डायरेक्शन, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। बोले यार बात समझ में आ रही है, मतलब हाउ मेनी सर्फेसेस आर देयर, वी हैव 3 डिफरेंट सर्फेसेस, यानी कि हमें तीनों सरफेस से अलग अलग फ्लक्स निकालना पड़ेगा, और फ्लक्स निकालने के बाद सबको जोड़ेंगे तब तो नेट फ्लक्स आएगा बेटा। यस। तो यहां पर हम कहेंगे क्या, लेट देयर आर 3 स्मॉल एरियाज on 3 different surfaces, that is dA1, dA2 and dA3, ठीक है, as shown in figure। ठीक, समझ गए। And the electric field at these points are located
कैसा लोकेटेड, यहाँ पर हमने लोकेट कर दिया, इसका नाम P रखा, इसका ठीक है। अब ये तीन हमारे पास सर्फेस है, तीनों सर्फेस की बात मैं कर रहा हूँ। स्टेप 2 में हमारे पास क्या काम आ जाता है बेटा, हमें फ्लक्स निकालना है। तो भाई साहब फ्लक्स जो होगा, नेट फ्लक्स जो होगा, दैट विल बी द फ्लक्स phi1 phi2 प्लस phi3, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। बट सर फ्लक्स phi1 phi2 phi3 कैसे निकलेंगे? phi1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो तुम कहोगे सर क्लोज इंटीग्रल ऑफ E डॉट dA1। सर E डॉट dA1 इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया दोनों का डायरेक्शन क्या है भाई, सेम टू सेम है ना, सेम डायरेक्शन में। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा बताओ, क्लोज इंटीग्रल ऑफ E बाहर आ गया और क्या मिल गया dA1। सर dA1 का सरफेस एरिया कितना होगा बताओ, 2 पाई r h। बोलो इक्वेशन नंबर 2 बना लिया आपने इसको कि नहीं बना लिया? सिमिलरली सर phi2 और phi3 कितना होगा, तो phi2 एंड phi3 क्या हो जाएगा, E डॉट dA2। सर ये तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाएगा, क्यों? क्योंकि दोनों के बीच का एंगल कितना है बेटा, 90 डिग्री। तो सिमिलरली ये भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। हेंस द नेट फ्लक्स, नेट फ्लक्स क्या आ जाएगा भाई, हेंस नेट फ्लक्स दैट इज E इंटू 2 पाई r h, इक्वेशन नंबर 4 बना लिया। एंड दिस इज योर वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। ये कौन सा इक्वेशन है जिसको मुझे मिलाना है किससे, गॉस वाले इक्वेशन से, और फिर मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द इंपॉर्टेंट इक्वेशन। देखो इसके साथ साथ मैंने कहा यार हमारा स्टेप 1 कंप्लीट हो गया, सॉरी स्टेप 1 का, स्टेप 2 का फर्स्ट इक्वेशन आ गया मेरा। अब क्या करेंगे, जानकार बनेंगे। क्या, वी नो दैट अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, क्या जानते हो भाई तुम कि सर नेट फ्लक्स इज इक्वल्स टू q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बट सर देयर इज अ प्रॉब्लम। व्हाट इज द प्रॉब्लम? सर q इनसाइड, q इनसाइड कितना है, यहां पर मैंने निकाल रखा है। दैट प्रॉब्लम इज ऑलरेडी सॉल्व्ड, है ना। अदरवाइज आपको क्या करना पड़ता, यहाँ पर इसको पॉज करना पड़ता और फिर पहले क्या निकालते, q इनसाइड निकालते। ठीक है, तो आप यहाँ पर आगे आ जाओगे तो क्या कह सकते हो यार, फाई नेट दैट इज लैम्डा इंटू h अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ साइड में लिखोगे क्या, फ्रॉम फिगर, क्या q इनसाइड इज इक्वल टू लैम्डा इंटू h। ठीक है, कभी भी कोई चीज अचानक से कहीं अकस्मात उठा के वहां पर उसको प्रकट कर दोगे तो बताना पड़ेगा ना कहां से आया, वरना उसे एलियन समझ लेंगे सब। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर बन गया क्या, 5। सर दिस एंड दिस, these two equations are important according to step 3. Now we'll perform the step number 3rd. So what is step 3? We have to terminate the derivation. दोनों को मिला देंगे क्या, from equation 4 and 5। सर हाँ जी सर, ऐसे भी क्यू इनसाइड से सीधा सीधा रखते तो क्यू इनसाइड बाय एल तब भी लैम्डा ही हो जाता सर। इसको उठा के रखोगे तो आ ही जाएगा, लेकिन हमारे पास क्या है, हमने क्यू इनसाइड, जैसे मुझे फाइनली दो इक्वेशन बनाने के बाद वहां बाद में मुझे नुकसान कुछ काम नहीं करना पड़े, सिंपल हमने यहाँ पर रखा। अब क्यू इनसाइड तुम कहाँ तक ढोते रहोगे, नहीं क्यू इनसाइड बाय एल इज इक्वल टू लैम्डा। अरे बाबू तो वो कब आएगा, क्यू इनसाइड कब आएगा, जब इन दोनों को मिलाओगे तभी तो आएगा। अभी कहाँ एल आया, कहीं तो एल दिख नहीं रहा है, तो कंफ्यूजन ना हो बाद में, इसलिए पहले ही हम लोगों ने क्या कर लिया, क्यू इनसाइड को लैम्डा के टर्म से ट्रांसफॉर्म कर लिया। ठीक, दोनों को मिला दो तो क्या हो जाएगा, E इंटू 2 पाई आर एच बराबर लैम्डा एच अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जब मिलाते तब एच इसके नीचे आता, क्यू इनसाइड अपॉन एच, तब तुम उसको लैम्डा बोलते, लेकिन हमें मिलाने के लिए देखो यार यहाँ पर, और इसका सुख अलग ही होता है। अगर दोनों तरफ कट रहा हो कुछ तो उसका अलग सुख होता है बेटा, है ना। फिजिक्स वाले बच्चों को कुछ ही सुख मिल जाते हैं, उसमें से तुम छोड़ कर। ठीक है, तो भाई देख अब इसको क्या कर देना, उधर ट्रांसफर कर देना, तो E की वैल्यू क्या आ जाएगी,
लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। ओके, थोड़ा सा और इसको कर लो, क्या कर लेंगे 2 लैम्डा, या ऐसे कर लो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ 2 ही है, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आ गया 2 लैम्डा अपॉन आर, दैट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट वायर। ठीक, वहां पर क्या आता था याद करो, अगर याद हो तुम्हें तो। चलो बताओ, एक्सप्रेशन तुम बताओगे, तुमने 4 बार लगाया था ना, EX बताओ। 3 नंबर मिलने वाले थे ना, अभी देखते हैं। अभी बताओ ना, हमेशा के लिए याद करो यार। हाँ, क्या होता है बताओ, k लैम्डा अपॉन x, यहाँ पर क्या होता है साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, ये x वाली वैल्यू है। y वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। y क्या हो जाता है 0। मतलब आपके पास यहाँ अगर एक लिमिटेड लेंथ का एक यूनिफॉर्मली चार्ज वायर होता है ना, और इसके सेंटर से मैं मानता क्या x डिस्टेंस पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, तो फॉर्मूला क्या होता है k लैम्डा अपॉन x sin फाई 1 प्लस sin फाई 2। ठीक है, चूंकि ये लेंथ क्या है इनफाइनाइट, तो ये और ये दोनों एंगल कितने हो जाते हैं 10 to 90 डिग्री होते हैं। सोचो ऐसे है और मुझे इनफाइनाइट पे देखना हो, बिल्कुल ऐसे देखना पड़ेगा, तो अभी एंगल किससे कितना बन रहा है 90 डिग्री, तो दिस 90 डिग्री एंगल इफ यू पुट हियर, तो आपको क्या मिल जाएगा बेटा लैम्डा के, और ये sin 90 प्लस sin 90 2 आ जाएगा अपॉन x की जगह मैं क्या रख लूं r रख लूं, तो जरा सोचो 2 या k की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k की वैल्यू होगी इनटू 2 लैम्डा x की जगह क्या आ गया r आ गया। देख वही फार्मूला आ रहा है कि नहीं आ रहा, केवल इसलिए मैं डेरिवेशन कराता हूं ताकि आपको कनेक्ट करने में प्रॉब्लम ना हो। अभी तो रट लो यार, कोई दिक्कत नहीं, ये आ रहा है। जल्दी से इसे नोट करेंगे, ये फालतू की चीजें मैं हटा दे रहा हूँ क्योंकि अभी से मैं फालतू ही मानता हूँ। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। स्टेप 1 फॉलो करो, स्टेप 2 फॉलो करो, और तीसरे में आपको अपना आंसर मिल जाएगा। नोट कर लो भाई जल्दी से। ये वैल्यू आ गई, अलग से फॉर्मूला लिखने में पड़ेगा। ये क्या लिखोगे E बराबर, देखो एक्चुअली आया क्या है 2k लैम्डा अपॉन r, बहुत सिंपल फॉर्मूला है। क्या 2k लैम्डा अपॉन r, सर ये तो क्या है k ही तो है, तो उसको क्या कर लो 2k लैम्डा अपॉन r। हाँ, तो दिस इज द फॉर्मूला। ओके, अब इससे तुम फॉर्मूला याद करना चाहते हो, मैं डेरिवेशन नहीं कर रहा हूँ, केवल फॉर्मूला याद करने की बात कर रहा हूँ। सवाल आपके लग सकते हैं, क्या आप Ex और Ey निकाल सकते हो, कैसे सर, Ex इज के लैम्डा अपॉन r sin फाई 1 प्लस sin फाई 2, और ये क्या होता है k लैम्डा अपॉन r cos फाई 2 माइनस cos फाई 1। तो if you can remember this formula then please remember, otherwise leave it, remember this one। ठीक है, अब सवाल कैसे बन जाता है इसमें जरा ध्यान से बताना था मुझे। ये फॉर्मूला याद हो गया ना,
Yes, sir. पॉजिटिव है तो अगेन ये क्या है एक्चुअली, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो भाई साहब इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव वजह से अब नेगेटिव वजह से टुवर्ड्स होगा, ये बात आप सभी लोगों को पता होनी चाहिए। तो इसके हिसाब से एक सवाल पूछ लिया जाए। क्या सवाल? सर दिस एंड दिस देयर आर टू इनफाइनाइट लेंथ वायर, ठीक है। एक क्या है, लेट्स सपोज इट इज पॉजिटिवली चार्ज एंड इट हैज a charge density lambda 1 and this is what negatively charged and it has a charge density minus lambda। ओके, आपके पास तीन अलग अलग रीजन है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। इसका नाम है क्या P, इसका नाम है Q और इसका नाम है R। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है 2a और इसकी दूरी कितनी है a और इसकी दूरी कितनी है बेटा a। दिस इज द डिस्टेंस। ओके, द क्वेश्चन इज what is the electric field at point P, Q and R? Please write the formula and give me the answer at P, Q and R। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको बस आंसर बताना। आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। कौन कौन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा बेटा? एक ये वायर, एक ये वायर। पॉजिटिव है तो अवे, नेगेटिव है तो टुवर्ड्स। फॉर्मूला क्या होगा? k लैम्डा 2k लैम्डा अपॉन दूरी, दूरी जो भी है उसका स्क्वायर नहीं होता यहाँ पर। जल्दी से एक बार करके बताओ मुझे, 1 मिनट का टाइम दूंगा। जल्दीबाजी में ना करेंगे, कृपया आप सॉल्व करके बताएं। जल्दीबाजी में गलत ही होगा यहाँ पर। क्वेश्चन में मतलब क्वेश्चन uniformly charged wire of density lambda। अच्छा यार, इसको केवल ऐसे कर लो, प्लस लैम्डा कर लो और इसको माइनस लैम्डा कर लो। लैम्डा 1 लैम्डा 2 मत करो क्योंकि तुम्हारे लिए कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। चलो बात वही रहेगी यार। अब ऐसे तो कहो तो लैम्डा 1 लैम्डा 2 में तुम्हें दिक्कत होती। हाँ, then find E net at P, Q। चलो मैं बताऊं, हाँ Q is the mid point between them, याद रखो Q mid point है। सर P और R 0 P और R 0 हो जाएगा। ओके, अरे श्योर सर R पे 0 P नहीं सर, P पे सर बताएं क्या होगा? हाँ बोलो। सर 1/2 एप्सिलॉन नॉट, हाँ उसमें सर लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 ब्रैकेट में, हाँ, ये P पे होगा। और A पे नहीं आएगा, A की वैल्यू नहीं आएगी, ये A। चलो ध्यान से करते हैं, समझो। अब तुम लोगों ने जो भी दिमाग लगाया होगा उसको यहाँ अप्लाई करना। मैं कहाँ पर निकालना चाहता हूँ? सबसे पहले P पर निकालना चाहता हूँ। तो लेट्स सपोज सर P पर इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी किसकी वजह से होगा? जैसे हम लोग चार्ज की वजह से निकालते थे ना, पॉइंट चार्ज की वजह से। इसके बारे में सोचो कि बताओ ये कैसा चार्ज? पॉजिटिव। सर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? अवे। लेट्स सपोज इट्स नेम इज E पॉजिटिव। सर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? नेगेटिव टुवर्ड्स होगा। लेट्स सपोज E नेगेटिव। सर इसको बड़ा बनाया, इसको छोटा बनाया, मुझे पता है कि बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि इसकी दूरी क्या है? कम है, और इसकी दूरी क्या है? ज्यादा है। तो सर नेट तो जीरो नहीं होगा, ये बात तो बिल्कुल क्लियर है। नेट जीरो नहीं होगा। तो सर EP की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तुम कहोगे सर EP इज E पॉजिटिव माइनस ऑफ E नेगेटिव। सर E पॉजिटिव की वैल्यू कितनी होती है? 2k लैम्डा अपॉन x माइनस 2k लैम्डा अपॉन x में r। तो ये सर पॉजिटिव से इसकी दूरी कितनी है? a है, और ये दूरी कितनी है बेटा? 3a है। दिस इज इंपॉर्टेंट। इससे ये दूरी कितनी हो जाएगी? 3a। और दूरी कैसे दिया हुआ? पार्ट्स में डिवाइड करके दिया हुआ है, इससे आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, समझ पा रहे हो? अब यहाँ पर कॉमन क्या हो जाएगा? 2k लैम्डा अपॉन a कॉमन हो गया, 1 माइनस 1/3। सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? 2 2 ज़ा 4 k lambda upon 3a। This is your answer at EP। This answer can also be written as 4/3 into 1/4 pi epsilon naught lambda upon a। 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो lambda upon 3 pi epsilon naught into a भी लिखा जा सकता है। आपके MCQ में अगर सवाल आता है तो आपको इस तरीके से आंसर दिया गया होगा, अदरवाइज यू विल राइट दिस एज एन आंसर।
अब जरा सोच के देखो, ई आर की वैल्यू कितनी आएगी? ई आर, सोच, नेगेटिव वेव से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? इधर होगा। और पॉजिटिव वेव से क्या होगा? अवे होगा। लेकिन सर इस बार नेगेटिव वाला ज्यादा होगा और क्या पॉजिटिव वाला कम होगा। लेकिन दूरियां वही हैं, सब कुछ सेम है, तो हम कह सकते हैं क्या? ई आर विल बी ई माइनस पी। ठीक है, या ई पी के बराबर ही दे दो। ई आर क्या हो जाएगा? ई माइनस माइनस ई प्लस। ई माइनस की वैल्यू इस बार कितनी होगी? जो यहाँ पर ई प्लस की वैल्यू थी। तो नेट डायरेक्शन किधर आएगा? नेट का डायरेक्शन तो इधर ही आएगा, ई नेट यहीं पर आएगा। और यहाँ पर भी ई नेट किधर आ रहा है? ई नेट यहाँ आ रहा है। ठीक, ए बेटा समझ पा रहे हो कि नहीं? सर इन बिटवीन जरा बताइए, इसकी वजह से किधर होगा? अवे, और इसकी वजह से किधर होगा? टूवर्ड्स। ठीक है, और दोनों की दूरियां सेम है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी a है और ये भी दूरी a है, तो यहाँ पर E पॉजिटिव और E नेगेटिव दोनों सेम डायरेक्शन में, तो नेट वैल्यू कितनी हो जाएगी? E नेट दैट इज 2 टाइम्स ऑफ E, क्योंकि दोनों की वैल्यूज क्या होंगी? सेम होंगी। कितना होगा? डबल ऑफ 2a लैम्डा अपॉन a। तो ये आंसर आ जाएगा क्या? 4a लैम्डा अपॉन a। समझ पा रहे हो? क्लियर है ये बात? हाँ ठीक है, नोट कर लो इसे। सर इसको कई टर्म्स में भी लिखे जा सकते हैं ना सर, जैसे सर ये जो ई पॉजिटिव माइनस ई नेगेटिव निकलवाया सर आपने। हाँ हाँ, ये तो जैसे अभी सर आपने उस टर्म में निकलवाया है लीनियर वाले उसमें, हाँ इसको अगर हम सरफेस वाले का भी निकाल सकते हैं। बिल्कुल, अभी सरफेस से पढ़ाऊंगा तो आएगा सवाल, क्योंकि इन दोनों पे जगह अगर मैं इसको रिप्लेस कर दूं किससे? इनफाइनाइटली चार्ज यूनिफॉर्मली सरफेस चार्ज, बात वही है। तो आपका फॉर्मूला बदल जाएगा, कहानी सेम आएगी। ठीक है, होमवर्क के लिए, घर वालों के लिए सवाल लिखो, हटाओ उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज राइट। ये तुम लोग कॉन्सेप्ट समझने वाले लिखते क्या हो भाई? न्यूमेरिकल में भी क्या लिखते हो? बाबा रामदेव को जानते हो? उनकी दुकान पे जाना, नहीं काम करते हैं। ऐसा कहा है एक आता है बादाम पाक, है ना? ऑर्गेक्स की जगह उसको इस्तेमाल करो। सही बता रहा हूँ। अरे मैं सच बता रहा हूँ, दिमाग बढ़ाने का असली तरीका है ये। और अगर दिमाग बढ़ाना है तो मेहनत करो, प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन फॉर होमवर्क, क्या 1 2 3, सर इनके बीच की दूरियां कितनी? 2a 2a अगेन 2a और यहाँ पर 2a। दिस इज पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। पॉइंट नेम P Q R and S. Find electric field at P, Q, R and S. This question is for your homework. Put the next heading. Data
मेरा डायग्राम अगर थोड़ा सा गड़बड़ है तो तुम सही तो कर लो यार। ये दूरी कितनी है 2a है, प्लीज रिमेंबर। ये दूरी कितनी है 2a है, ये यहाँ तक नहीं ड्रॉ करना है। प्लीज इसकी दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है 2a है। आओ अगले सवाल पर आते हैं, अगले टाइप ऑफ एप्लीकेशन पर आते हैं। प्लीज नोट द एप्लीकेशन नंबर 2। एप्लीकेशन 2 लिखिए, टू फाइंड एप्लीकेशन नंबर 2 टू फाइंड electric field intensity at a distance, at some distance or at some distance, find the electric field intensity at some distance due to a uniformly charged uniformly charged thin sheet of infinite area। और थिन शीट ही लिखो, ऑफ मत लिखो, रहने थिन शीट लिखो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक नोट लिख लो, सबसे पहले नोट लिख लो। क्या नोट लिखना? द इलेक्ट्रिक फील्ड does not depend on distance from the thin sheet. Electric field does not depend on the distance due to thin sheet. So what will be the formula? The electric field E must be equal to sigma upon 2 epsilon naught. This is a very simple formula, sigma by 2 epsilon. Please remember, write this formula. This is not depending on the distance from the infinitely charged thin sheet. तो इसको हम लोग करेंगे, मैं लिखता चलूंगा, तुम लिखते चलोगे, ठीक है। मैं बोलता चलूंगा, तुम सुनते चलोगे, ऐसे ही करेंगे, ठीक है। मैं समझाऊंगा नहीं, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप 1 हम लोग कर लेते हैं। स्टेप 1 क्या कहता है भाई? आपके पास यहाँ पर ये एक शीट है, ठीक। सर ऐसा ऐसा क्यों बनाया है? इसलिए बनाया ताकि आपको लगे कि ये इनफाइनाइटली चार्ज है, और ये कैसा है भाई? यूनिफॉर्मली चार्ज। ये कितना थिन है? ये इतना थिन है जैसे कि पॉलीथीन का, एक बहुत पतली सी पॉलीथीन आती है ना बेटा, वैसे समझो। मतलब क्या? मतलब ये जो चार्ज यहाँ पर प्लस है ना, अगर मैं इसे साइड से देखूं तो ऐसे दिखे, प्लस ऐसे दिखे, मतलब इधर से भी दिखे और इधर से भी। समझ में? ट्रांसपेरेंट ऐसे समझो यार। ये क्या है? ऐसे शीट है, यहाँ पर तुमने प्लस बनाया तो ये वाला जो प्लस है, मान लो इसे स्क्वायर बना दिया, तो ऐसे देखोगे साइड से तो स्क्वायर ऐसे दिखे, दोनों साइड, इधर से दोनों तरफ से। समझ में आ रही बात? मतलब उसका इफेक्ट आपको दोनों तरफ में समझ में आना चाहिए। इतना थिन इसे माना जाता है, और इससे ज्यादा थिक अगर होगा तो उसके साथ लिखकर आएगा थिक, और वो ऐसे रिप्रेजेंटेड होगा। देखो वो ऐसे रिप्रेजेंटेड होगा। इफ समथिंग इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, इट इज डिफरेंट देन दिस। ये बात आपको दिमाग में रखनी है। तो हम लोग थिन शीट की बात कर रहे हैं। अब सोचो यहाँ पर इसका जो चार्ज डेंसिटी है वो कितना है बेटा? सिग्मा। सिग्मा क्या है? चार्ज डेंसिटी। मतलब टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू मिलेगी सिग्मा। यस। अब मेरे पास इसका लेंथ इतना ज्यादा है, वेट इतना ज्यादा है कि मुझे एग्जैक्टली नहीं आइडिया है कि कितना फील्ड होगा इसकी वजह से। तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर अज्यूम करना पड़ेगा, लेट सपोज वी हैव अ सरफेस एरिया। हाउ मच सरफेस एरिया दैट वी हैव? ए। कितना सरफेस एरिया बेटा? ए। अब इस एरिया ए में जो चार्ज इसके अंदर है उसकी वैल्यू कितनी होगी? क्यू इनसाइड की वैल्यू। सर कहोगे सर क्यू इनसाइड, और एरिया चूंकि ए माना है तो क्यू इनसाइड की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी बेटा? सिग्मा इनटू ए के बराबर हो जाएगा। यस सर दैट इज ओके।
बट नाउ वी हैव टू ड्रॉ इन स्टेप 1 द क्लोज्ड गॉसियन सरफेस, एक ऐसा सरफेस जो इसको इनक्लोज करे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, उसके लिए आपको यहाँ पर जो गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा, दैट गॉसियन सरफेस विल बी सिलेंडर समथिंग लाइक दिस, एक इधर। और अगर मैं यहाँ पर डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करूं तो देखो पीछे की तरफ भी तो दिख रहा था यार चार्ज, तो उधर तो ओपन रह जाता, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ऐसा कर दिया। क्या बात समझ में आ रही है? Yes, sir. दोनों तरफ से मैंने सिलेंडर किया तो कितने सरफेस हो गए, एक ये पूरा सरफेस, एक ये पूरा सरफेस और ये स्फेरिकल सरफेस, सॉरी लेटरल सरफेस। तो इस तरीके से इसके अंदर जो चार्ज आ रहा है, मतलब इस पूरे रीजन में, दैट चार्ज इज बेसिकली इनक्लोज थ्रू दिस गॉसियन सरफेस। आपको स्टेप 1 में आपने क्या बनाना है बेटा, गॉसियन सरफेस बनाना है। आपने गॉसियन सरफेस बना लिया, ठीक है। क्या करा मैंने स्टेप 1 में, ड्रॉ द गॉसियन सरफेस। स्टेप 2 में मेरा फेवरेट काम करने जा रहा हूं मैं, क्या सर, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द क्लोज इंटीग्रल ऑफ E डॉट dA। सर बट बिफोर डूइंग दिस वी हैव टू आइडेंटिफाई हाउ मेनी एरियाज आर देयर। सर 3 एरियाज, मतलब सभी एरिया पर मुझे छोटे छोटे एरिया वेक्टर लेने पड़ेंगे। यस, लेट्स सपोज दिस इज अ छोटा सा एरिया वेक्टर एंड इट हैज अ डायरेक्शन इन दिस डायरेक्शन, दैट इज dA1। बट चूंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा बेटा, इधर होगा, है ना। तो यहाँ के एंगल कितना बन जाएगा 90 डिग्री, और इसका फ्लक्स φ1 कितना हो जाएगा बेटा 0। मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ। यहाँ पर देखो अगर इसका एरिया पूरे का कितना है, a है, तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, dA2 इधर हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इस डायरेक्शन में, और एरिया वेक्टर भी क्या होगा, इसी डायरेक्शन में हो जाएगा, dA3। तो फ्लक्स क्या हो जाएगा बेटा, फाई नेट इज φ1 plus φ2 plus φ3, but there is a problem with φ1, φ2, φ3 because you have to calculate। तो φ1 कितना हो जाएगा बेटा, E BA cos 0 डिग्री, that is 0 actually, मुझे बस तामझाम करना पड़ रहा था। दूसरे केस में क्या हो जाएगा बेटा, E तो कांस्टेंट होगा, क्लोज इंटीग्रल ऑफ dA, and that dA is nothing but this area A, जितना एरिया वो होगा उतना एरिया ये होगा, उतना एरिया ये होगा। Means what? You can just write here dA, दोनों का डायरेक्शन सेम है। Similarly φ3 if you try to find out, you will get the same area again, E into dA। This is equation number 2, you can assume all the three, hence we can say the phi net has a value that is 0 plus EA plus EA। How much this value is? Sir, phi net is 2E। This is equation number 3 and this is your first and very most important equation according to the concept that we have taken initially। अब ये तो तुमने निकाल लिया फ्लक्स, किस तरीके से, मैनुअली। अब तुम जानकार बनोगे फिर से क्या, सर वी नो दैट, क्या अकॉर्डिंग टू, प्लीज लिखिएगा जरूर, क्या गॉस लॉ, इनका नाम जरूर ले लीजिएगा क्योंकि सॉल्व इन्हीं के थ्रू करना है, लिखकर आता बकायदा। derive an expression for the electric field intensity at some distance due to uniformly charged infinite sheet। You have to find out what is the value of here, phi net, that is q inside upon epsilon naught, but the problem is inside, problem has already been solved here, so phi net can be written as sigma into a upon epsilon naught। This is equation number 4। कृपया इक्वेशन नंबर 4 और 3 को मिलाया जाए तो हम कहेंगे क्या, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 क्या होगा, E2A बराबर सिग्मा A बाई एप्सिलॉन नॉट, A से A उड़ गया, E बराबर क्या आ गया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज योर आंसर, नोट करो, दिस इज योर आंसर। बेटा स्टेप 1 में जो मैंने यहाँ लिखा है ना, हिंदी में अपने लैंग्वेज में जो तुमने किया है वो लिख देना। क्या, लेट वी हैव अ uniformly positively charged infinite sheet, we have considered a small area A that is exposed from both the sides, we have to draw a Gaussian surface from both the sides that is shown in figure। जहाँ पर तुम्हारे वर्ड्स खत्म हो जाए वहाँ लिखो that is shown in figure, सब डायग्राम में दिखा है।
क्लास में जितने लोगों को जो बुकलेट मिली है प्लीज बुकलेट लेकर आइएगा, जो मैंने बुकलेट दी थी आप सबको। नहीं मिली है? हाँ तो सबसे लेकर तो बुकलेट लेकर आइएगा, क्योंकि उसके सवाल करेंगे और उसमें सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, तो प्लीज। सर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस में पोटेंशियल नहीं है ना? तो ही नाम ही ले रहा है, फील्ड और चार्ज, फील्ड की वजह से फोर्स और चार्ज फील्ड निकालना है चार्ज की वजह से। अगले चैप्टर में पोटेंशियल है और कैपेसिटर। आप सर आज खत्म है? हाँ तो हिसाब से तो आज खत्म है सर? हाँ चैप्टर आज खत्म है ऑलमोस्ट, बट इट विल टेक हाफ एन आवर। हटा दो, नोट कर लिया है। अब देखो यहाँ पर इसी से रिलेटेड, इसको एप्लीकेशन नंबर 3 भी बोल सकते हो, एप्लीकेशन नंबर 3, या फिर इसी से रिलेटेड पार्ट है। क्या है एप्लीकेशन नंबर 3? कृपया ध्यान दें इधर। आपके पास मान लीजिए यहाँ पर ऐसा कोई कंडक्टर है, ये क्या है भाई? कंडक्टर, दिस इज अ कंडक्टर, and if we are providing some charge to this conductor, that charge will be uniformly distributed over its area. हेलो बोलो, ऐसा हो जाएगा? यस सर। भाई साहब ऐसा हो गया तो मैंने क्वेश्चन पूछा कि इसके जस्ट आउटसाइड, मतलब इस पॉइंट P पर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? जस्ट आउटसाइड की बात कर रहा हूं मैं, बहुत दूर जाओगे तो इफेक्ट डिस्टर्ब हो जाएगा। जस्ट आउटसाइड, तो सर जस्ट आउटसाइड मतलब क्या कि यहाँ पर कुछ एरिया होगा, हाँ, जिस एरिया की वजह से आपके पास ये इफेक्ट दिख रहा होगा सर, इस एरिया की वजह से। यस, सो व्हाट विल वी डू? वी विल फॉर्म अ गॉसियन सरफेस। यस, वी विल फॉर्म द गॉसियन सरफेस, एंड ये पूरा का पूरा जो चार्ज यहाँ पर है, दैट चार्ज इज इनक्लोज्ड हियर। बात बताओ, बात समझ में आ रही है? कृपया यहाँ ध्यान दें। क्या है कि इस रीजन में यहाँ पर जो एरिया, ये जो छोटा सा पार्ट है, इस पार्ट में कितना चार्ज होगा सर? आई डोंट नो और आई नो, यस वी नो, कितना? सिग्मा इंटू ए। और इसके जस्ट बाहर कुछ दूरी पर ही मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था। वो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सारे फ्लक्स निकालने पड़ेंगे। सर फ्लक्स कौन कौन सा एरिया? एरिया नंबर 1 सर 5 डायरेक्टली मैं निकालू बेटा, दोनों का डायरेक्शन सेम है। हेलो, तो क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड E इंटू एरिया ए। यस, यहाँ पर फ्लक्स कितना आ जाएगा बेटा? 5 सर E इंटू ए, बट सर E विल बी 0। Why is 0? तो सरफेस के अंदर किसी भी कंडक्टिंग सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है? Why? Because there is no charge inside. बात समझ में आ रही है? तो इसलिए ये फ्लक्स 0 होगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या? The field is 0. Field is 0 inside a conductor. ये बात हम लोग बात कर चुके हैं। हाँ सर, अगर इसके बारे में बात किया जाए तो ये तो यार फालतू का चीज है। क्या सर? एरिया इधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो फ्लक्स 3 भी क्या हो जाएगा बेटा? 0। बोलो। तो सर अकॉर्डिंग टू मैनुअल कैलकुलेशन दैट वी हैव डन हियर, द नेट फ्लक्स इज phi1 plus phi2 plus phi3, यस, दैट इज E into A। हाँ सर, इस बार तो फॉर्मूले में ये वैल्यू आ रही है, बढ़िया। हम जानते हैं कि नेट फ्लक्स की जो वैल्यू है अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, दैट इज q inside upon epsilon naught, yes, that is sigma into A upon epsilon naught, yes, this is equation number 2. By using these two equation, EA must be equals to what? Sigma A upon epsilon naught. A से A कट गया, E sigma by epsilon naught. So there is a difference. What is the difference? In the previous formula we have sigma upon 2 epsilon naught. हाँ भाई, लेकिन यहाँ पर कितना आ रहा है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मतलब क्या है कि जस्ट आउटसाइड ऑफ एनी कंडक्टिंग सरफेस इफ यू वांट टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी कैलकुलेटेड बाय दिस फॉर्मूला। ओके, समझ में आ गई बात? और अदरवाइज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर हो जाएगा। मतलब क्या है? मतलब आपके पास यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से आपको निकालना पड़ेगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के तरीके से। समझिए, ये हो गया आपका just outside। डिराइव कर लीजिए इस फॉर्मूले को। एप्लीकेशन नंबर 3 कभी-कभी पूछा जाता है, आईएससी में स्पेशली टॉपिक लिख कर दिया हुआ बेटा इसको, तो प्लीज रिमेंबर। एक और डेरिवेशन करा दो, ये एप्लीकेशन से बता दो, करा देता हूँ, छोटा सा पार्ट इसका हटाओ से।
यही वो हेडिंग क्या है इसकी? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना, एप्लीकेशन नंबर 3 लिखना, इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड ऑफ अ कंडक्टिंग चार्ज सरफेस, जस्ट आउटसाइड अ कंडक्टिंग चार्ज सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड ऑफ अ कंडक्टिंग चार्ज सरफेस। इसीलिए कोई रैंडम सा मैंने डायग्राम बनाया है। तो गॉसियन सर्कल हमेशा सिलेंडर बनेगा। हमेशा क्यों बनेगा स्फीयर? अब जहां जैसे मैं इंक्लोज कर पाऊँ, यहाँ पर क्या बनेगा सिलेंडर, स्फेरिकल वाले पार्ट में स्फीयर बनेगा। दो ही यूज होता है, एक सिलेंडर एक स्फीयर जनरली। स्कूल में बताया था कि कहीं पॉइंट चार्जर लेना हो तो सिलेंडर यूज कर सकते हैं। नहीं, पॉइंट चार्ज लेना हो तो आपको स्फीयर यूज करना होगा। हाँ सर वही, हाँ, उसमें लाइन चार्ज में वो सिलेंडर। ये तो मैं कह रहा हूँ डिपेंड करता है कि किस टाइप का शेप है। अभी आपके पास क्या लीनियर चार्ज सिलेंडर लिया, सरफेस चार्ज सिलेंडर लिया, पॉइंट चार्ज है स्फीयर ले लिया, स्फेरिकल चार्ज है देन अगेन यू हैव टू टेक द स्फीयर। तो ये लर्न करिए। हाँ याद रखें, इससे इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है और ना ही इसका कोई सेट कन्वेंशनल रूल है। इस रूल को बता दूं उस रूल से आप कर लोगे, ऐसा नहीं। सर इसकी क्या मीनिंग है सर? ऑन द सरफेस, जस्ट आउटसाइड द सरफेस। हो गया नो? जस्ट आउटसाइड द सरफेस। अब देखो एक सवाल लगवाता हूँ फिर आगे बढ़ेंगे। सिंपल दो इक्वेशन बनाने होते हैं, कुछ भी ना है तो आप इन दोनों का इस्तेमाल करो, आप हमेशा बता दो। अब सेम सवाल जो मैंने लीनियर चार्ज की वजह से बोला था वैसा ही सवाल बन सकता है किसकी वजह से, इनफाइनाइटली चार्ज शीट की वजह से। देखो आपके पास एक इनफाइनाइटली चार्ज शीट एक है, दो है, ये क्या है पॉजिटिवली चार्ज है फॉर एग्जांपल, और ये क्या है बेटा नेगेटिवली चार्ज। ठीक, आपसे कोई पूछे कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस पॉइंट पर क्या होगा, इस पॉइंट पर क्या होगा, यहाँ पर दूरी नहीं दी जाएगी। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस पर डिपेंड करता है बेटा, केवल और केवल चार्ज डेंसिटी और मीडियम पर डिपेंड करता है। मीडियम का मतलब क्या, अगर इनके बीच में मीडियम कुछ और हो जाए तो क्या हो जाएगा, वो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट के हो सकता है ना बेटा, तो इस पर ध्यान रखना। क्योंकि एयर है, इस पर चार्ज डेंसिटी सिग्मा और इस पर माइनस सिग्मा है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से किधर होगा बेटा, अब इसकी वजह से किधर होगा टूवर्ड्स, लेकिन ई पॉजिटिव और ई नेगेटिव दोनों की वैल्यूज क्या होंगी, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों इक्वल होंगे ना, तो उसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो। सिमिलरली यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, आपको जीरो मिलेगा। तो एट P you will find a zero electric field, at R you will find a zero electric field, but in between पॉजिटिव की वजह से अवे, नेगेटिव की वजह से टूवर्ड्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, O पॉइंट मान लो, तो E को क्या हो जाएगा, E पॉजिटिव प्लस E नेगेटिव, so sigma by 2 epsilon naught plus sigma by 2 epsilon naught, that will give you sigma by epsilon naught E at O। ठीक है, समझ आ रही है? ऐसे अगर आपके पास मान लो क्या है, ऐसा एक थिक कंडक्टर है, इस पर जो चार्ज है यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज कर दिया, और ये भी कैसा है बेटा पॉजिटिवली चार्ज, और ये भी क्या है भाई ऐसा है, ये भी क्या है मान लो पॉजिटिवली चार्ज है फॉर एग्जाम्पल। इस पर सिग्मा है चार्ज, इस पर भी सिग्मा है, यहाँ भी सिग्मा है, यहाँ भी सिग्मा है,
अगर मैं इन बिटवीन पूछूं तो कितने चार्ज डेंसिटीज हैं बेटा? 4 अलग अलग? कहो हाँ। अब जरा सोच के देखो कि ये जो चार्ज है ये कैसा चार्ज है? एक सिंगल लेयर चार्ज है, ठीक है? तो इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? अब वैल्यू कितनी होगी? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट या फिर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, केवल एक लेयर की वजह से। सर रिपीट करिएगा फिर से क्वेश्चन। सिंगल लेयर की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट को एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि मैंने बताया ये फॉर्मूला इज एप्लीकेबल व्हेन द चार्ज इज विजिबल फ्रॉम बोथ द साइड। मतलब क्या? चार्ज का इफेक्ट दोनों तरफ जा रहा है। समझ आई बात? यहाँ पर अगर देखो छोटा सा एरिया अगर ले लोगे तो यहाँ पर आप क्लोज सरफेस बनाओगे तो एक की वजह से तो एरिया गया, गायब हो गया ना। E इंटू ए जो एक्स्ट्रा आ रहा था और E इंटू ए यहाँ पर जो आ रहा था ये तो गया 0। तो बचा क्या? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इसकी वजह से कितना होगा? सिग्मा बाय एप्सिलॉन। इसकी वजह से भी क्या होगा? सिग्मा बाय एप्सिलॉन। इसकी वजह से भी क्या होगा? सिग्मा बाय एप्सिलॉन। इसकी वजह से क्या होगा? सिग्मा बाय एप्सिलॉन। नेट वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। समझ आ गई? तो कुछ इस तरीके के सवाल आपको यहाँ पर मिलेंगे। मैं करवाऊंगा सवाल इसके रिगार्डिंग। एक लास्ट सवाल जो कि इन एप्लीकेशन से अलग है, जाते जाते मैं बस तुमसे पूछना चाह रहा हूँ। हटा दूँ इसे? लास्ट में छोड़ देना। This is a hemispherical object. ठीक है? This hemispherical object, or it is a Gaussian surface, hemispherical Gaussian surface, okay? And we have the electric field something like this. ठीक है? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? ये। ओके? और ये कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी वैल्यू कितनी है? 200 वोल्ट पर मीटर। इट हैज अ रेडियस r, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी है जो, that is 2 मीटर, and this angle is 60 degree. Okay? The question is, what is the net flux passing through the spherical part or spherical surface? स्फेरिकल सरफेस से पास होने वाला नेट फ्लक्स क्या है? हेमिस्फीयर से नहीं। अच्छा मैं अगर पूछूं व्हाट इज द नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू द हेमिस्फीयर, कितना होगा? ऐसे, ये ऊपर वाला सरफेस, नीचे वाला सरफेस पूरा क्लोज्ड है। अरे तुम्हारे पास एक हॉलो बॉल है, उसको कट कर दो तो उसके नीचे वाले पोर्शन को भी क्लोज कर दो। अगर ये क्या है? वही चीज तो है। एंड दिस इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट इज द नेट फ्लक्स? In any uniform electric field, if any closed surface is placed and there is no charge inside it, the net flux associated with this will be 0. हम लोग निकाल चुके हैं ना यार। अरे रट लो इस बात को। क्या? किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी क्लोज सरफेस रख दिया, नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा? 0। अरे बात समझ में आई ना? अच्छा सर, नेट फ्लक्स तो 0 होगा किससे? नेट फ्लक्स must be equal to 0 from this whole surface. How many surfaces are there? 2 surfaces. One is spherical, other is flat. सर इसका एरिया वेक्टर किधर होगा? मैं इधर की तरफ मान लो, नीचे की तरफ मान लो, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तुम बाहर की तरफ मानना चाहते हो मान लो, ठीक। और इसका कहीं एरिया वेक्टर होगा। मान लिया स्फेरिकल से पास होने वाला जो फ्लक्स है वो φ1 है और इससे पास होने वाला फ्लक्स क्या है? φ2 है। तो यहाँ पर मैं क्या कर दूं? φ1 प्लस φ2, वही तो नेट फ्लक्स होगा यार, तो वही तो 0 होगा। यानी कि φ1 जो होगा वो φ2 के बराबर तो होगा लेकिन उसके ऑपोजिट होगा यार। बोलो, φ1 की वैल्यू φ2 के बराबर होगी लेकिन ऑपोजिट, तभी तो दोनों की वैल्यू जुड़ के नेट 0 होगी। मतलब इस वाले पोर्शन से, प्लीज रिमेंबर, फ्रॉम दिस पोर्शन, let's suppose if x number of flux is passing, then from this surface you will find minus x number of flux is passing through.
तभी तो दोनों का नेट वैल्यू क्या होगा, 0। तो इसका मतलब स्फेरिकल का नेट फ्लक्स निकालने का तरीका क्या हो गया, फ्लैट का फ्लक्स, ठीक है, फ्लैट सर्फेस का फ्लक्स। सर फ्लैट सर्फेस का फ्लक्स कैसे निकलेगा, फाई, ई की वैल्यू कितनी है, ये है, तो ई का डायरेक्शन ये है, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है, इनके बीच का एंगल इतना होगा, तो क्या हो जाएगा, ई माइनस के साथ ई ए कॉस 90 प्लस 60 डिग्री। आगे आपके वैल्यू समझ में आ रहा है, एरिया वेक्टर ऊपर ले लो, एरिया वेक्टर ऊपर ले लेते हो उसको प्लस नीचे की तरफ दिखा देते, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी एरिया वेक्टर ले सकते हो, इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। फिलहाल मैं बाहर की तरफ दे रहा हूँ तो इसलिए आउटवर्ड एरिया वेक्टर हमें दिखाएंगे। फ्लक्स कितना आएगा, ई ए cos 90 प्लस 60 डिग्री, आपने जो वैल्यू ले ली आगे आंसर, कॉन्सेप्ट क्या है, समझ में आ गया, फाइबर इज इक्वल टू -φ2, उसके बाद फिर समझा दूं। अरे भाई आपके पास अगर ये क्या है, ऐसा है ना, नीचे डिस्क है और डिस्क में डिस्क कैसे रखा है, ऐसे रखा हुआ है कि ये डिस्क है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है और इसका एरिया वेक्टर कहाँ है, यहाँ पर है, इसकी वैल्यू कितनी दी गई। अब तुमने कहा सर एरिया वेक्टर में ये लेना चाहते हो तो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस थीटा 90 प्लस थीटा, वैल्यू आपकी वही आ जाएगी। तो कुल मिला जुला के मैंने क्या बोला कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, सर कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कभी भी किसी भी क्लोज सरफेस को किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए तो नेट फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। सर इसका कॉन्सेप्ट का यूज कैसे करेंगे, कभी भी अगर मैं इस स्फेरिकल सरफेस की बात करता, सर ये पूरा स्फेरिकल सरफेस नहीं है, अगर ये पूरा स्फीयर होता तो मेरा कॉन्सेप्ट ये काम कर जाता, dA दैट इज 4 पाई r स्क्वायर, ये काम कर जाता, बट वी कैन नॉट कैलकुलेट द नेट एग्जैक्ट वैल्यू हियर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक डायरेक्शन में है बट इसका एरिया वेक्टर हर जगह क्या होगा, बदलेगा। जरा यहाँ पर देखो, छोटा सा एरिया इधर होगा, यहाँ पर छोटा सा एरिया इधर होगा, एरिया इधर होगा, तो एरिया वेक्टर तो बदल रहा है, तो उसके लिए कैलकुलेट करना मेरे लिए टफ काम है, तो मैं उसके लिए ना कैलकुलेट करके क्या करूंगा, उसके काउंटर पार्ट के लिए कैलकुलेट कर सकता हूँ, मेरा आंसर आ जाएगा। तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व सम क्वेश्चन, दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ Gauss law. We have one application left, that is spherical shell, that I will discuss in first half an hour in next class, and then we'll discuss the question related to this topic. Okay? See you next class. कौन पेपर देने नहीं आया था? क्यों नहीं आया था? तो उससे क्या होता है, पेपर तो देना चाहिए ना बेटा, मुझे बताना चाहिए था पेपर नहीं दे पाओगे तो भी मैं कुछ करता।